बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जब इस समाज में रेप जैसी चीज़ें होती हैं तो कई बार उसको लड़की के कपड़ों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अगर आपने अपने घर के बच्चे को, बेटे को, अपने भाई को ये एजुकेशन दी है, ये सिविल सेंस दिया है कि भाई रात में खड़ी हुई लड़की खुली तिजोरी नहीं होती है, वो भी तुम्हारी माँ बहन जैसी है, तो दैट एजुकेशन ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया और सर्टेनली बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली हैं जिसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान से और अपने परिवार से। लेकिन मुझे हमेशा एक बात लगती है कि क्योंकि मैं डॉक्टर निशंक की बेटी हूँ, इसके लिए मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। लोगों को लगेगा कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ, पर मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसी हूँ। मेरी जर्नी अरुषि बनने की। एक राजनीतिज्ञ की भूमिका को छोड़ दीजिए कि मेरे पिता जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन भूमिकाओं को छोड़कर अगर आरुषि अपने पिता को देखती हैं तो किस तरीके से देखती? मैं सच बताऊँ, मेरे रोल मॉडल है बहुत सारी वजहों से। एक माली का बेटा अगर एक राज्य का जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, भारत देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है और सफल शिक्षा मंत्री बन सकता है, तो इस बात पर मुझे बहुत ही गर्व होता है, बहुत ही नाज होता है कि मैं ऐसे पिता की बेटी हूँ। और अगर उनका 2% भी अंश शायद मेरे में आ जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। हम सभी ने सुना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, और ये देवभूमि पता है क्यों है? यहाँ सिर्फ देवताओं ने वास नहीं किया, बल्कि उन देवताओं के साथ उन सशक्त और मजबूत महिलाओं का भी वास रहा है, जिन्होंने पूरे देश को ना ताकत दी है, शक्ति दी है। उसमें हम किन्हीं भी महिलाओं को उठा लेंगे ना तो हमें इस बात पे गर्व होता है। तो ऐसे उत्तराखंड में जहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त है, और जब हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो भगवान ने भी वही वास किया जहाँ पर जो है वो मजबूत और सशक्त महिलाएं थी। तो उत्तराखंड में हमारी महिलाएं जो है वो स्पर्श गंगा को लेकर सबसे ज्यादा काम कर रही है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेनेट है, तो जब तक ये है इसको अच्छा बनाते हैं। जो हमारे रिसोर्सेस है वो इन्फिनाइट नहीं है, तो अच्छी हवा हमें खरीदनी पड़ रही है, पीने का पानी हमें खरीदना पड़ रहा है। तो ये अच्छी परिस्थितियां तो नहीं है, पर इन परिस्थितियों को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए स्पर्श गंगा की ये मुहिम है कि आइए मिलकर हम लोग अपनी माँ गंगा को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं और इसको प्लास्टिक से मुक्त बनाएं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म से आह्वान भी करना चाहूंगी कि आइए स्पर्श गंगा के साथ जुड़िए और अपने इस प्लेनेट को बचाते हैं। आरुषि, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम जो एक संदेश देना चाहते हैं, और एक ऐसा ही संदेश आपने कांस फेस्टिवल में जाकर दिया जी। वो क्या संदेश था? जो आपने ड्रेस पहनी थी वो बेहद खास थी, उसके पीछे भी एक संदेश था। कथक या सिनेमा? सिनेमा पर कथक। सिनेमा पर कथक, ठीक है। और इसके बाद आता है उत्तराखंड या मुंबई? उत्तराखंड। पिता से मिली सबसे बड़ी सीख और माँ से मिली सबसे बड़ी सीख, सूद समेत। क्या आरुषि निशंक एक नई भूमिका 2027 में, क्या वो राजनीति की तरफ कदम बढ़ाने वाली? हाँ, मेन क्वेश्चन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ योगेश धस्माना। अगर पहचान किसी नाम से हो तो शायद ये पहचान थोड़ी छोटी पड़ जाती है, लेकिन कई नाम ऐसे होते हैं जिनके पीछे दुनिया में कई भूमिकाएं होती हैं। एक तरफ कथक की लय तो दूसरी तरफ सिनेमा का रुपहला पर्दा। एक तरफ स्पर्श गंगा अभियान तो दूसरी तरफ उत्तराखंड और यहाँ की संस्कृति से जुड़ाव। और फिर आता है एक ऐसा उपनाम जिसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक विरासत है। जी हाँ, एक ऐसी राजनीतिक विरासत जिसके बारे में हम बात करेंगे और उन सभी भूमिकाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे खास मेहमान हैं आरुषि निशंक, जिनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आइए स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं कि एक राजनीतिज्ञ की जो संतान होती है उसके आसपास ही सारी राजनीति घूमती है, और पहला प्रश्न यही कि बचपन से आपने राजनीति का वो ककहरा सीखा है जो सभी के लिए देखना मुश्किल होता है। तो क्या आज आरुषि के लिए ये राजनीति कोई दबाव तो नहीं है, या राजनीतिक जो विचारधारा है उसे आप किस तरीके से देखती हैं बचपन से और आज तक? मुझे लगा था ये सवाल थोड़ा बाद में आएगा, पर ठीक है, वी स्टार्टिंग बोल्ड। जी, बहुत अलग होता है। मैं कहना चाहूँगी कि जब आप एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए और दुनिया के लिए आप सिल्वर स्पून है, क्योंकि आप जो है वो प्रिविलेज के साथ पैदा हुए हैं, बिल्कुल।
और मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है इस बात को लेकर कि मैं ऐसे महान पिता की पुत्री हूँ और ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। और हम लोगों ने ऐसी बात नहीं है, संघर्ष भी देखा, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था बहुत कम लोग जानते हैं, तब पिताजी को जो है वो विधायक का पहला टिकट मिला होगा। और मेरी माताजी जो थी वो एक टीचर थी, लेक्चरर थी, और उत्तराखंड के पौड़ी छोटे से शहर से जो है मेरा जन्म कोटद्वार में हुआ और मेरी स्कूलिंग वहाँ पर हुई। तो बहुत अलग माहौल था। और धीरे धीरे पिताजी ने जो है वो अपनी मेहनत से, और उनको लोकप्रिय जन नेता बोलते हैं उत्तराखंड का, तो मैंने देखा कि उनको क्यों लोकप्रिय, लोग क्यों इतना प्यार करते हैं, तो उनकी मेहनत ही है। और जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही छोटे, कहते हैं ना, स्क्रैच से शुरू करना, वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी। तो जब आप ऐसे परिवार में पैदा होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अप टू यू, या तो आप एक कोई बहुत अच्छी रेजिलियंस सीख लेते हैं। व्हेन आई से रेजिलियंस का मतलब, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँ कि हमने मेरे अब तक के जीवन काल में मैंने कितने सरकारी घर बदले होंगे तो लोग बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, आप उसके घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने ऐसी कोशिशें बहुत बार करी है। तो वो एक रेजिलियंस की, ठीक है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हाथ झाड़ो, खड़े हो, फिर आगे बढ़ो। तो ऐसे परिवार से मुझे चीज़ें सीखने को, देखने को मिली। पर हाँ, ये बात भी सच है कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमें एक बस्ता भी दिया जाता है, जो कि उस प्रिविलेज के आदान प्रदान में आपको मिलता है कि आपको प्रिविलेज तो मिला है, पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। राजनीतिक परिवार हो, बड़े नेता, अभिनेताओं के बच्चे हों, वो सभी एक प्रेशर के साथ में जो है उन्होंने जन्म लिया है। वो प्रिविलेज भी हो सकता है, और मैं तो कहती हूँ प्रेशर इज़ प्रिविलेज। तो मेरा प्रेशर ही मेरा प्रिविलेज है। ये प्रेशर और प्रिविलेज का सवाल एक अंत में भी आपसे जानना चाहूँगा और दर्शकों के लिए भी छोड़ देते हैं उस सवाल को, क्योंकि वो भी जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। उनके दिमाग में ये सवाल आ गया होगा, लेकिन जवाब हम थोड़ा देर में पूछेंगे, क्योंकि अभी हमें वो जर्नी स्टार्ट करनी है कि आज जिस मुकाम पर, जितनी भूमिकाओं को इस वक्त जो है आरुषि निभा रही हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि मैंने पहला राजनीति का सवाल आपसे इसीलिए किया था, और दूसरा सवाल ये कर रहा हूँ क्योंकि राजनीति जब आपके रगों में बह रही होती है तो, लेकिन आदमी वो फील्ड नहीं चुनता है जो आपने चुना। आप सीधे कथक सीखने पहुंच गई, उसके पीछे की क्या कहानी है? जैसे मैंने कहा कि मेरे परिवार का माहौल बहुत अलग था, और हमारी कभी भी डाइनिंग टेबल्स, जो एक डिस्कशन का प्लेस होते हैं किसी भी परिवार के लिए, आप लोग भी जब डाइनिंग पे बैठते होंगे तो परिवार से अलग अलग तरीके के बारों में बात होती होगी। जिनका बिजनेस है वो बिजनेस के बारे में बात करते होंगे, कई लोग सिर्फ सोशल अफेयर के बारे में बात करते हैं। तो मेरा जो परिवार है वो बहुत ही कल्चर और लिटरेचर बैकग्राउंड से आता है। मेरी माताजी, जैसे मैंने बताया, वो प्रिंसिपल भी रही, लेक्चरर थी, और मेरे पिताजी ने खुद जो है वो 90 से ऊपर किताबों को लिखा है, जिसके लिए उनको जो है वो उपाधि भी मिली है, और उनके कामों पर डॉक्टरेट भी हो रहा है। और मैं खुद 2 पोएम कलेक्शन बुक्स लिख चुकी हूँ। तो मेरे घर का जो माहौल है ना, वो हमने कभी भी कोई राजनीतिक मुद्दे जो है वो डाइनिंग पे डिस्कस नहीं किए होंगे, और आज भी बहुत कम ऐसा होता है। हमारे घर में, परिवार में जो है वो साहित्य को लेकर बात होती है, कला को लेकर बात होती है। तो ऐसे परिवार में जब मैं पली बड़ी तो मुझ में एक क्रिएटिव एपेटाइट थी, एक भूख थी कि किस तरीके से मैं अपनी क्रिएटिव एपेटाइट को पूरा कर सकती हूँ। और मुझे लगा कथक एक बहुत बड़ा मीडियम बना मेरे लिए। और पंडित बिरजू महाराज जी हों, और मैंने पूर्णिमा पांडे जी, काफ़ी लोगों से दीक्षा ली, और मुझे लगा कि एक एक्सप्रेशन के फील्ड में आने पर जो वो प्रेशर की बात हम पहले सवाल में कर रहे थे कि आप पैदा होते हैं उस प्रेशर के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बदलती हैं। और मैं खुश हूँ इस बारे में बात करते हुए, क्योंकि आज काफ़ी लोग, आज बच्चे भी हैं, जेनजीज भी हैं, आपको और हमको सुनने वाले हैं। तो दिस प्रेशर, दिस प्रॉब्लम कम्स इन एवरीवन्स लाइफ। ऐसा नहीं कि मैं प्रिविलेज थी या मैं इतने बड़े परिवार में पैदा हो गई तो प्रेशर या फिर परेशानियां या ब्लॉकेजेस मेरी लाइफ में नहीं रहे होंगे। एक कंटिन्यूस जर्नी है हर चीज़ से पार पाने की, आगे बढ़ने की। तो मुझे लगता है कि मुझे
एक क्रिएटिव फील्ड ने बहुत मदद करी। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आज हमें सुन रहे हैं यहाँ से, टू बिकम अ बेटर पर्सन, बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि कितना कुंठा में जिएगा इंसान। तो आपको जो साहित्य है, कला है, संगीत है, वो एक मौका देती है अपनी कुंठाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का। और दैट इज़ हाउ माई ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ कथक स्टार्टेड। क्योंकि कथक ऐसी विधा है जिसमें संयम और समर्पण चाहिए होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, और हमने बहुत ही संयम और समर्पण दिया। हम 300 घुंघरू पहनकर, मैंने 15 से ज्यादा देशों में प्रस्तुतिकरण दिया। अभी भी कर रहे? जी, अब तो खैर नहीं हो पाता, क्योंकि आप जैसा आपने कहा बहुत सारी भूमिकाएं निभानी है। तो 15 से ज़्यादा देशों में जाके हमने प्रस्तुतिकरण दिया। मैं नमामि गंगे की प्रमोटर बनी, मैं ICCR की ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ, मैं दूरदर्शन की ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे खुशी हुई कि मैं अपने भारत की कला को ले जाके पूरी देश और दुनिया में भी जो है एक अच्छा इंट्रोडक्शन कर पाई। तो आई एम वेरी ग्लैड। कथक के बाद वफा न रास आई, ये कैसे हुआ? बहुत मुश्किल नहीं था। हाँ। क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी ग्रोथ हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जब आप थिएटर में होते हैं या आप स्टेज पे होते हैं वो ग्रोथ नहीं है, बट फॉर मी इंडिविजुअल सीइंग अ सिल्वर स्क्रीन मेरे लिए एक ग्रोथ थी। और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में भूषण कुमार जी जो है टी सीरीज़ के जो मालिक हैं, उनका हमारे घर आना हुआ। और बैठे बैठे बातचीत करते करते उन्होंने मुझे कहा कि आप कथक नृत्यांगना हैं और यू लुक गुड ऑल्सो, आप कोशिश क्यों नहीं करती हैं कि आप थिएटर सिनेमा में कुछ करें। तो मैंने कहा बिल्कुल, मतलब आई वुड लव टू ट्राई दैट। तो मुझे पहले अपना जो सिल्वर स्क्रीन का जो पहला गाना मैं कहूँगी, मेरी जो बॉलीवुड की एंट्री है वो वफा न रास आई के साथ में हुई। और आई एम वेरी ग्लैड कि उसमें जुबिन नौटियाल जो हमारे ही उत्तराखंड के एक बड़े रत्न हैं, वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और उन्होंने इसको गाया। हिमांश कोहली हमारे साथ उसमें को एक्टर थे। और मुझे बहुत मनाया गया पहले इस गाने के लिए, क्योंकि आई वॉज नॉट रियली कन्विंस्ड। बट इस बात के लिए मैं भूषण जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उनकी समझ संगीत के बारे में इतनी अच्छी है कि वो गाना आज 400 मिलियन क्रॉस करके गया। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई बॉलीवुड करियर। 400 मिलियन इसलिए भी पार कर पाए क्योंकि इसमें उत्तराखंड के 2 स्टार थे, एक जुबिन और एक आप। यू कैन से दैट। और इसीलिए 400 मिलियन वो पार कर गया। लगता है कि जब उत्तराखंड का कोई बड़ा नाम साथ में जुड़ता है, जैसे जुबिन हो गए और आप हो गए, तो हम एक दुनिया को दिखा सकते हैं कि उत्तराखंड में भी कैलिबर है, उत्तराखंड में भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आके दुनिया के फलक पर छा सकती हैं। बिल्कुल। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने हॉटस्टार, जो कि अब जियो स्टार बन गया है, इट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और हमने उनको एक खूबसूरत सी कहानी सुनाई थी हमारे उत्तराखंडियों की। और ये पहला बहुत बड़ा बजट का एक शो हमें उनसे कमीशन हुआ। और क्योंकि वो लोग भी देखना चाहते थे कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, तो यहाँ की जो सरलता थी, यहाँ की जो वादियाँ थी और यहाँ का जो टैलेंट था, उसको दिखाने के लिए हम हॉटस्टार पे लाइफ हिल गई करके एक शो है, आप ये देख सकते हैं, अभी जियो स्टार पर है। तो उसमें देवेंदु शर्मा, कुशा कपिला, मुक्ति मोहन, काफ़ी बड़े चेहरों को हम लोगों ने उसमें इंट्रोड्यूस किया। उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोकल कलाकार, अपने हेमंत पांडे जी एंड बहुत सारे और लोग भी जो हैं वो उसमें हिस्सा उनका रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है सर। मुद्दा है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मेरे लिए भी मैं कहूँगी कि लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान है मेरी जो जर्नी रही, क्योंकि मैं एक बड़े राजनेता की पुत्री हूँ और मेरे लिए मुंबई का रास्ता बहुत आसान रहा होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे दरवाजे ऐसे रहे जो हमारे मुंह पे बंद किए गए। और ऐसा होता है कि जब आप एक सर्टेन तरीके से पल बढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको ना सुनने की आदत नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग मेरे को नहीं थी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको आदत है कि लोग आपको एक मान सम्मान, एक आदर से पेश आएंगे। पर आप जब एकदम ऐसी नई जगह जाते हैं जहां पर आपका इंट्रोडक्शन आपको मदद नहीं कर रहा होता है, बल्कि बैकफायर कर रहा होता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आपको नहीं मिलना चाहते कि तुम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हो, प्रेशर करवाओगी, फ़ोन करवाओगी, हमें मिलना ही नहीं। तो काफ़ी ऐसे दरवाजे हमारे मुंह पे भी बंद हुए। और मैं ये ठान के गई थी कि
मैं देखना चाहूँगी कि कितने दरवाजे मेरे मुंह पे बंद हुए हैं, क्योंकि उन सभी दरवाज़ों को खुलते हुए भी मैंने यहीं खड़े होकर देखना है। तो उसी जज्बे के साथ हम खड़े रहे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है हिमश्री फिल्म्स ने, जो आज भी अमेजॉन मिनी के भी 2 शोज़ हमने यहाँ पे शूट किए। हम अमेजॉन प्राइम का शो एक शूट कर रहे हैं, हम जी स्टूडियो की एक बड़ी पिक्चर लेकर आ रहे हैं, हम साउथ की पिक्चरों को उत्तराखंड में शूट कर रहे हैं। तो हमारी ऐसी कोशिश है कि मेरे उत्तराखंड के टैलेंट को और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है, उसको देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिखाना है और बताना है कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है। मतलब वही कहते हैं कि कोई भी दरवाज़ा ऐसी शिद्दत से आप ठकठकाइए कि वो भले ही देर में खुले, लेकिन ऐसा खुले कि पूरे दुनिया आपको उस दरवाजे के बाद दिखाई दे। जी बिल्कुल। और आपने बताया कि उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात है कि आपका प्रोडक्शन हाउस जो है यहाँ पे फिल्में बना रहा है। उत्तराखंड एक जो है फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में निकल कर सामने आ रहा है। कई फिल्में, कई बड़े बजट की फिल्में यहाँ पर शूट हो रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना अच्छा हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन गया है, 3 घंटे में आप यहाँ पहुँचिए। हमारे पास जो है और भी जो है कनेक्टिविटी अच्छी होती जा रही है। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा जो है प्लस पॉइंट उत्तराखंड को एक फिल्म डेस्टिनेशन बना रहा है? आई एग्री ऑन दैट। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि कुछ सालों में उत्तराखंड ने बहुत प्रोग्रेस किया है। कुछ अच्छी होटल चेन्स भी यहाँ पर आई हैं, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तो हमारे पास कुछ 270 लोगों का क्रू था और हम नैनीताल और रानीखेत शूट कर रहे थे। तो बहुत फ़नी है कि काफ़ी लोगों को रानीखेत में लाइन प्रोडक्शन का मतलब भी नहीं पता था। तो मैं इस बात के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे जितने भाई बहन वहाँ पर थे, वो भले ही ग्राम प्रधान हो चाहे पंचायत सदस्य हो, हमको उनको जाके रिक्वेस्ट करी कि देखो उत्तराखंड की इज्जत की बात है, इतने बड़े एक्टर्स आए, हॉट स्टार शो, थोड़ा मदद करो, बताओ लोग कहाँ से आ सकते हैं, ये जगह परमिशन चाहिए। तो मुझे जो सहयोग मिल गया, तो मेरा रियलाइजेशन वहाँ से यही बोलता है कि हमें और रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमें लोगों की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न हिमश्री फिल्म ने यहाँ पर एक कास्टिंग डिवीजन को भी शुरू करने का प्लान किया है। और साथ साथ हम लोगों ने एक लाइन प्रोडक्शन टीम को स्ट्रेंथन किया है, जो कि उत्तराखंड के कोने कोने को जानती है और यहाँ के लोकल लोगों को बहुत अच्छे से जानती है और समझती है, ताकि उनका भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हम ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस के शूट ना करें, किसी को एक्सप्लॉयट ना करें, किसी के खेतों को ख़राब ना करें, पर साथ साथ उनके लिए हाउ इजीली वी कैन क्रिएट अ फैसिलिटी, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड को एक और बेहतर फिल्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए हम अभी थोड़ा सा और दूर हैं, लेकिन इसके लिए सतत प्रयासों की ज़रूरत है। और हम लगातार ऐसे सतत प्रयासों के लिए हमारे आदरणीय धामी भैया हैं, उनसे भी मिलते रहते हैं, उनसे भी गुजारिश करते रहते हैं कि ये रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत ज़िद करके सब्सिडी जो अपनी मिलती है, वो सब्सिडी को हम लोगों ने कुछ 1.3 मिलती थी, अब कम से कम अप टू 3 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। इसीलिए बधाई दो जैसी पिक्चरों का हम यहाँ पर लाइन प्रोडक्शन कर पाए। और एक किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बड़ा टेम्पटेशन होता है ये। तो और एक सिंगल विंडो सिस्टम फिल्म नीति जो उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, एब्सोल्युटली, सब्सिडी जो दी जा रही है यहाँ पर, क्षेत्रीय नहीं जो बाहर से यहाँ फिल्म शूट करने आ रहे हैं, जी लगता है तो आपको ये बड़ा कदम जो है धामी सरकार की तरफ से? आई एग्री हो, बल्कि हम लोग बहुत धामी भैया को बहुत परेशान भी कर देते हैं कई बार, क्योंकि हम एक फिल्म सिटी का यहाँ पे निर्माण करना चाहते हैं, बट उनका बहुत अच्छा सहयोग हमको मिलता है। और वो खुद भी ऐसा सोचते हैं कि जब फिल्में आती हैं तो फिल्में सिर्फ शूट होने नहीं आती हैं, यहाँ पर रोज़गार बढ़ता है। जब 270 का मेरा क्रू रहा होगा, मैंने कितने होटल्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया होगा, यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन को हमने यूज़ किया, तो एक रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है। उत्तराखंड टूरिज़्म की वजह से देश और दुनिया में जाना जाता है, अपने रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको और आगे कैसे इन्हांस कर सकते हैं, तो ऐसी कोशिशें हमारी लगातार जारी हैं। ये कोशिश आप कर रहे हैं, उधर जो है फिल्म नीति भी उत्तराखंड सरकार ने बनाई है। आपसे जानते अनुभव होता है जब हम उत्तराखंड आते हैं तो कोई mesmerize हो जाता है यहाँ की खूबसूरती को देखकर। आपने जब 270 जो है लोग जो है फिल्म के पीछे काम कर रहे थे, कई बड़े नाम जो है बॉलीवुड के यहाँ पहुँचे या उन्होंने शूट किया, एक अपना पर्सनल जो है आपसी बातचीत होती है, उसमें वो किस नज़रिए से उत्तराखंड को देख रहे थे? मैं अभी बताना चाहूँगी, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी और वो उत्तराखंड के किसी जगह की थी।
और मेरे जितने भी बॉलीवुड के फ्रेंड हैं उन लोगों ने लगातार फटाफट मुझे टेक्स्ट करके बोलना शुरू किया कि ये कहाँ है और हमें भी जाना है। तो ये जो इस तरीके की क्यूरियोसिटी होती है, और अभी भी मुझे कई लोगों की ना इटिनरीज बनानी पड़ती है क्योंकि उनको उत्तराखंड आना है, उन्हें केदारनाथ जाना, उन्हें घूमना है। और अब अच्छी बात है कि वहाँ पर कुछ उत्तराखंड के अच्छे लोग दोस्त भी बन गए हैं। राघव जुयाल हम सभी लोग जानते हैं, और राघव जुयाल मेरे अच्छे मित्र हैं। तो हम लोगों की भी लगातार यही कंसर्न रहता है कि यार तुम लोग घूमने तो जा रहे हो वहाँ पर, लेकिन प्लास्टिक बॉटल फेंक के मत आना। तुम लोग हमारे उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड को खराब कर रहे हो। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, और लोग आना चाहते हैं उत्तराखंड, पसंद करते हैं उत्तराखंड। राघव जुयाल की आपने बात करी। राघव जुयाल अभी एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि हमारे देश का जो यूथ है जो कुछ और ही चीज़ें देख रहा है, जिस तरीके इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स होती हैं वो देख रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी इनोवेटिव चीज़ें बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो सही जगह नॉक कर रहे हैं कि हमें कुछ सोचने की ज़रूरत? सोचने की तो बहुत चीज़ों पे ज़रूरत है, बट मैं ये कहती हूँ कि ये वही बात है कि एक मूर्ति मैंने रख दी सबके सामने और बोला इसमें कमियां बताओ। रात तक कम से कम 10,000 कमियां लोग लिख कर चले गए, और अगले दिन जब उन्हीं कमियों को उस मूर्ति में सही करने के लिए बताया गया तो एक भी आदमी उसे फिक्स नहीं कर पाया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का हक है, अधिकार है ओपिनियन रखने का, बट मेरा कहना ये है कि हर चीज़ में जो चेंजेस हैं वो ग्रेजुअली आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। और जिस तरीके से मैं देखूं कि हमारा भारत जिन परिस्थितियों में रहा, उसके बाद तो खैर जिन लोगों ने शासन भी किया, जिस परिवार ने बैठ के भी शासन किया, वट एवर हैपेंड, उससे उभरने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, उन गड्ढों को भरने के लिए भी समय की ज़रूरत है। पर मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे भारत के बच्चे हैं उनका जो एप्टीट्यूड है वो दुनिया के किसी भी बच्चे से बहुत ज़्यादा है। और उसका रीज़न पता है क्या है? कि हमारी शिक्षा किसी क्लासरूम में बैठ के नहीं हुई है, हमें प्रकृति ने सिखाया है, हमें नेचर ने सिखाया है। एक बच्चे को गधेरा कैसे पार करना है उसको किसी एआई क्लास ने नहीं बताया, उसको प्रकृति ने, उसको उसकी नीड ने, उसको उसकी ज़रूरत ने सिखाया कि मुझे आज अगर बाघ भी दिख जाता है ना यहाँ पे, तो मुझे बच के कैसे निकलना है, मुझे कैसे भारी से भारी 8 से 10 किलो की बोरी आटे की बोरी, चीनी की बोरी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर लेके जाना, तो मुझे क्या टेक्निक यूटिलाइज करनी है। तो उत्तराखंड ब्लेस्ड है क्योंकि हमें प्रकृति ने सिखाया, और हमारे नेचर में वो रेजिलियंस है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और हम हमेशा पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहे। जी, जेनजी की आपने अगर बात छेड़ी दी है तो जेनजी से जुड़ा ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी जंतर मंतर पर जो हुआ, सारा यूथ एक तरफ था कि जो पेपर लीक का मामला है या जो ये डिमांड वो कर रहे थे, आपको लगता है कि जेनजी जो मांग करे तो मांग पूरी हो गई है, सरकार ने जो जिस तरीके से कानून बनाया वो ठीक है, और जो है अब जो है हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अगर जेनजी भी है तो उन्हें भी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं इस मुद्दे में बोलने वाली एक बहुत ही छोटी इकाई हूँ, और मुझे लगता भी नहीं है कि मेरा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हुई हैं इस बीच में, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को ना एक आकार लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है जो भी हो रहा है वो एक अच्छे सकारात्मक आकार लेने के लिए समाज के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। पर मेरा ये कहना है कि जो जेनजी है हमारे, उनमें बहुत ताकत है, उनमें बहुत क्षमताएं हैं, और आई रियली फील दैट उनको सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक गलत गाइडेंस की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और मैं हर बार एक पत्थर की कहानी बताती हूँ कि एक बार एक जैन मास्टर के पास में एक बच्चा गया और पूछा कि मेरी क्या वैल्यू है इस दुनिया में। तो उसने एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर को ले जाकर 3 जगह बेच कर आओ। पहली जगह थी मार्केट, जहाँ पर सब्जी मंडी थी। तो उस पत्थर का जो मोल उसको मिला वो 20 रुपये मिला। उसके बाद वो दूसरी सेम पत्थर को लेकर जौहरी के पास में गया, तो उस पत्थर का प्राइस को 2 लाख मिला। तीसरी जगह उसको जाना था जो कि एंटीक शॉप थी। जब वो पत्थर वहाँ लेकर गया तो एंटीक शॉप वाले ने बोला कि ये पत्थर तो अनमोल है, तो इसके लिए तो 2 करोड़ 20 करोड़ सब कम है।
तो वो बच्चा वही पत्थर लेकर जैन मास्टर के पास लौटा और उसने कहा कि गुरुजी, मैं आप जो बोलना चाहते थे मैं समझ गया कि मेरी वैल्यू मुझे खुद आंकनी है। मुझे एक सही जगह, एक सही समाज में रहना है जहाँ पर मेरी वैल्यू को सही तरीके से आंका जा सके। सो वी ऑल आर क्रिएटिंग दैट ब्यूटिफुल सोसाइटी जहाँ पे उन पत्थरों का, उन कॉकरोचों का भी जी, सही वैल्यूएशन हो सके और उनको एक सही दिशा दिखाई जा सके। ये सही दिशा बहुत बेहद ज़रूरी है जिस तरीके से आरुषि कह रही हैं, और ये भी ज़रूरी है कि हर किसी को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और ये हर किसी की कोशिश रहती है कि वो प्लेटफॉर्म उन्हें मिले। लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म आरुषि को मिला है जिसकी वो तलाश कर रही हैं? ये सवाल अब आपसे है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की आपने बात की। मैंने जैसे पहले बोला कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया, और सर्टेनली बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली हैं जिसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान से और अपने परिवार से। लेकिन मुझे हमेशा एक बात लगती है कि क्योंकि मैं डॉक्टर निशंक की बेटी हूँ, इसके लिए मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। लोगों को लगेगा कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ, पर मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसी हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ इसके लिए, क्योंकि मेरे नाम के आगे निशंक लगा है, इसके लिए मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मेरी जर्नी अरुषि बनने की है। हो सकता है कि लोग उसको 100 में आंकते हो, 90 में आंकते हो, और मैं शायद 60 पे ही खड़ी हूँ आज। कोई बात नहीं, मैं वो जर्नी पाटना चाहती हूँ, और मुझे जो मैं हूँ, जो मेरा कैलिबर है, जो मेरी क्षमताएं हैं और जो मेरा पोटेंशियल है, उसके हिसाब से, उसकी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है वो मिलना चाहिए। और हमें ना कभी पहले प्लेटर में सच के कुछ मिला है, और ना हम आगे ऐसी कोई उम्मीद करते हैं कि हमें प्लेटर में सच के कुछ मिलेगा। हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते ही जा रहे हैं। बाकी ईश्वर की इच्छा है, जहाँ पर जो जिम्मेदारी देते हैं हम उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक पिता होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। एक राजनीतिज्ञ की भूमिका को छोड़कर, आप छोड़ दीजिए कि मेरे पिता जो है राजनीति के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में जो है शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन भूमिकाओं को छोड़कर अगर आरुषि अपने पिता को देखती हैं तो किस तरीके से देखती हैं? मैं सच बताऊँ, मेरे रोल मॉडल है बहुत सारी वजहों से। एक माली का बेटा अगर एक राज्य का जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, भारत देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है और सफल शिक्षा मंत्री बन सकता है, तो इस बात पर मुझे बहुत ही गर्व होता है, बहुत ही नाज होता है कि मैं ऐसे पिता की बेटी हूँ। और अगर उनका 2% भी अंश शायद मेरे में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बाकी मैंने अपने पिता को सिर्फ 4 घंटे सोते देखा है, जिसकी वजह से हमसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती थी कि तुम भी 4 घंटे सो। बट थोड़ा लड़कियों को डार्क सर्कल्स की भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि वी नीड ब्यूटी स्लीप ऑल्सो। पर ठीक है, उसके अलावा मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर, हमें कभी हमारे क्लासेस याद नहीं रहते थे, हमारे बर्थडेज याद नहीं रहते थे, तो उनका जो एक बहुत बड़ा त्याग और समर्पण है समाज के लिए, जहाँ पर उन्होंने परिवार को पीछे रखा और हमेशा समाज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ते गए, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखा है आपने, और उत्तराखंड की धरती पर रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। उत्तराखंड आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि आप स्पर्श गंगा अभियान से भी जुड़े हैं? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, स्पर्श गंगा अभियान आपके मन में आया कैसे? बहुत सिंपल बात है, मैं छोरी गंगा किनारे वाली हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि माँ गंगा की चिंता मैं करूँ और उन सभी लोगों को जोड़ूँ जो माँ गंगा की, सभी नदियों की और पर्यावरण की और हर उस रिसोर्स की जो कि प्रकृति ने हमें नवाजा है, उसकी चिंता करे। तो स्पर्श गंगा 2008 में पिताजी ने शुरू किया था, और उसके बाद हम लोगों ने मिलकर इसमें 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों को पूरी देश और दुनिया से जोड़ा है। मैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर भी हूँ, और पिछले साल उन लोगों से मिलकर काफ़ी नए इनिशिएटिव पे, सर्कुलर इकोनॉमी जैसे इनिशिएटिव पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप पूछें कि उत्तराखंड क्यों, तो हम सभी ने सुना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, और ये देवभूमि पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ सिर्फ देवताओं ने वास नहीं किया, बल्कि उन देवताओं के साथ उन सशक्त और मजबूत महिलाओं का भी वास रहा है, जिन्होंने पूरे देश को ना ताकत दी है, शक्ति दी है। उसमें हम किन्हीं भी महिलाओं को उठा लेंगे ना, तो
हमें इस बात पे गर्व होता है। तो ऐसे उत्तराखंड में जहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, और जब हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो भगवान ने भी वही वास किया जहाँ पर जो है वो मजबूत और सशक्त महिलाएं थी। तो उत्तराखंड में हमारी महिलाएं जो है वो स्पर्श गंगा को लेकर सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। बल्कि हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया था, जिसका नाम सर्कुलर इकोनॉमी के तहत था, जिसमें गंगा जी में जितने भी फूल पत्ती बह के आते थे उनसे मिलके मेरी बहनों ने 800 से ज़्यादा महिलाओं ने एम्प्लॉयमेंट लिया, और हम सेंट स्टिक्स बना के, अगरबत्तियाँ बना के, भांति भांति की चीज़ें बनाकर उनको मार्केट में, अमेज़ॉन ने उसको जो है वो सेल भी किया। उसके साथ साथ हम लोग प्लास्टिक से पुण्य एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर आए, क्योंकि बहुत मज़ेदार बात है कि हमारे धर्मों में अच्छे और बुरे कामों को पाप और पुण्य से जोड़ा। और आपको भी याद होगा बचपन में माँ हमेशा बोलती थी कि खाना मत छोड़ो, पाप चढ़ जाएगा, और घर में आते ही अतिथि को पहले पानी पिलाओ, पुण्य मिलेगा। तो जो इतनी प्यारी हमारी जो संस्कृति और सभ्यता रही है, कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हुए इन अ गुड मैनर हम लोग को ये बता सके कि प्लास्टिक फेंकना, प्लास्टिक बॉटल्स फेंकना जो है वो पाप का काम है, और उन्हें सही जगह पर जाकर रिसाइकिल कर देना। चलो वो तो नहीं करेंगे, रिसाइकिल तो हम करेंगे, बट एक सही जगह पर उनका डंप होना जो है वो पुण्य कमाने के बराबर है। इसको सोचते हुए प्लास्टिक से पुण्य हम लोगों ने चारधाम यात्रा में शुरू किया है, और हमारा टारगेट है कि हम 50 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक की बोतलों को जो चारधाम यात्रा है और केदारनाथ बद्रीनाथ है वहाँ से इकट्ठा करके लाएंगे और उन्हें रिसाइकिल करेंगे। स्पर्श गंगा अभियान अभी किस तरीके से काम कर रहा है, और स्पर्श गंगा अभियान की मुहिम क्या है जो आप संवाद 365 के मंच से जो है लोगों को बताना चाह रही हैं, और एक संदेश भी देना चाह रही हैं कि हमें अपनी गंगा जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है उसकी रक्षा कैसे करनी है? मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है, और दूसरा प्लैनेट अभी तक तो इजाद मतलब लोगों के रहने के लिए नहीं हुआ है। तो जब तक ये है इसको अच्छा बनाते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो इन्फिनाइट नहीं है। तो अच्छी हवा हमें ख़रीदनी पड़ रही है, पीने का पानी हमें ख़रीदना पड़ रहा है। तो ये अच्छी परिस्थितियाँ तो नहीं है, पर इन परिस्थितियों को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए स्पर्श गंगा की ये मुहिम है कि आइए मिलकर हम लोग अपनी माँ गंगा को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, और इसको प्लास्टिक से मुक्त बनाएं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म से आह्वान भी करना चाहूँगी कि आइए स्पर्श गंगा के साथ जुड़िए और अपने इस प्लैनेट को बचाते हैं। तो स्पर्श गंगा अभियान से आप सभी जुड़े, इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर माँ गंगा है, और माँ गंगा का उद्गम ही उत्तराखंड से हो रहा है। आरुषि, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम जो एक संदेश देना चाहते हैं, और एक ऐसा ही संदेश आपने कांस फेस्टिवल में जाकर दिया जी, वो क्या संदेश था? जो आपने ड्रेस पहनी थी वो बेहद ख़ास थी, उसके पीछे भी एक संदेश था। क्योंकि मैं एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे नेशनल फिल्म डिवीज़न जो हमारे भारत का है, हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ पर मुझे भेजा, क्योंकि मुझे वहाँ पर बात करनी थी अबाउट द पॉलिसीज़ जो हम विदेशी प्रोड्यूसर्स के लिए भारत अपना रहा है। तो मेरे मन में ये बात थी कि अगर मुझे कांस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे वॉक करना है, जिसके लिए बड़े बड़े एक्टर्स फ्रॉम ऐश्वर्या राय टू आलिया भट्ट एंड लॉट ऑफ पीपल जो मेरी इंडस्ट्री से आते हैं, उन्होंने एक सिग्नेचर लुक दिया है। तो मेरे लिए लुक का सिर्फ कोई महत्व नहीं था, मेरे लिए उस लुक के पीछे छुपी कहानी का महत्व था। और नो थ्रेड नो रिग्रेट इज़ द मोटो जो हम लोग लेकर गए थे। और मेरा जो गाउन था ना, वो सर्कुलर इकोनॉमी के तहत जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट फैब्रिक था उससे जोड़ के मिलाकर बनाया गया था, और उस गाउन को पहनकर बहुत ही गर्व के साथ मैंने अपना कांस का रेड कार्पेट वॉक किया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों ने उसे बहुत सराहा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोगों ने शायद कुछ ही दिलों को छुआ हो, लेकिन हम उनके दिल तक पहुंच पाए। लेकिन लगता है कि आपको जो है उत्तराखंड ने एक जो है नई पहचान कांस फिल्म फेस्टिवल में जाकर जो है एक बनाई है, और उन्हें भी पता चला है कि उत्तराखंड में बहुत प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और उनमें से एक आप। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। थैंक यू। चलिए आरुषि, आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जिस तरीके से पिता की हमने बात करी, एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं वो उत्तराखंड की राजनीति में, क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद देखें तो उन्होंने जो है
उसके बाद जो है एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर निभाई है, और एक बड़ी भूमिका आपके जीवन में जो है हमेशा एक माँ की रही है। आज वो हमारे बीच नहीं रही है, लेकिन एक कमी जो है हमेशा महसूस होती है। तो आपको लगता है कि एक आपकी ज़िंदगी में जो है कभी जो खुशी के पल, कभी जो है थोड़ी सी जो है आपको थोड़ी सी किन्हीं बातों से दुख पहुंचता है, तो एक माँ जो है बेटियों के लिए बेहद ख़ास होती हैं, और वो बेटियां जो है हर चीज़ उनसे शेयर करती हैं, ये कभी महसूस होती है आपको? बहुत बार महसूस होता है। और माँ की जो कमी होती है ना, एक वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम कभी भर नहीं सकता, भले आपकी ज़िंदगी में कोई आए और कोई चला जाए। तो दैट्स नॉट इजी एट ऑल। और पर मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मेरे लिए वो उनकी कई बातें ग्रंथ बन जाती हैं, और मेरे लिए मेरी रूल बुक वही है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। तो वो हमेशा बोलती थी कि कोई भी चीज़ सूद समेत वापस करो, प्यार मिले तो सूद समेत वापस, बाकी आप समझ ही गए हो। सो whosoever I am today, मैं कहूँगी कि मेरी माँ का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और वो एडमिट रही हैं हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे समय के लिए, 9 महीने से ऊपर वो एडमिट थी, उनकी कीमो चली थी, और मैं उनके साथ ही हॉस्पिटल में रुका करती थी। पर बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अगर तुमने अपना काम छोड़ दिया अभी, तो मुझे बहुत रिग्रेट रह जाएगा मन में। तो तू यहाँ से कॉन्सर्ट्स नहीं छोड़ेगी, अपने मीटिंग्स नहीं छोड़ेगी। तो उनके हॉस्पिटल के कमरे के बाहर जुड़ा हुआ एक छोटा कमरा होता था जहाँ से मैं अपनी मीटिंग्स करती थी, और कॉन्सर्ट्स में हॉस्पिटल से सीधे जाया करती थी, तो बाहर ही छोटे कमरे में प्रैक्टिस भी किया करती थी। तो मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया कि बीइंग अ वुमन ये कोई कमज़ोरी नहीं हो सकती। कुछ चैलेंजेस आएंगे, वो इसके लिए आते हैं क्योंकि भगवान को पता है तुम ज़्यादा ले सकती हो जी। तो उन्हें ये बात साबित करके दिखाओ कि हाँ तुम सक्षम हो ज़्यादा चीज़ों को लेने में, और तो भी तुम डट के खड़ी रह सकते हो। सो आई हैव लर्नड अ लॉट। प्रोड्यूसर बनने से पहले की बात? यस, ये प्रोड्यूसर एंड इवन एक्टर बनने से पहले की बात है। तो बट शी इज विद मी। तो ये उन्हीं का सपना था कि आप प्रोड्यूसर भी बने, एक्टर भी बने? नॉट रियली। बहुत बड़ी बात है कि मेरे माता पिता दोनों ने अपना कोई सपना हम तीनों बच्चों पे नहीं थोप पाए, और हम तीनों जो अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते थे और जो नहीं बनना चाहते थे वो हमने किया है, और हमको उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। मेंटली भी सपोर्ट बहुत रहा है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार अपने यूरोप कॉन्सर्ट पे गई थी, मुझे 5 कंट्रीज़ कवर करनी थी, तो मेरे पास उस समय में पैसे नहीं थे क्योंकि मैं कमाती तो थी नहीं। तो मैंने अपनी मदर से लोन लिया था कि मुझे मेरी फ़्लाइट्स के लिए लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो मैंने उन्हें यही बोला कि तुमने अगर हमको इतना इंडिपेंडेंट रहना सिखाया है तो मे बी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और मेरे कॉन्सर्ट से जो पैसे मुझे मिलेंगे वो मैं तुम्हें वापस करूँगी। सूद समेत वापस? ओ नहीं किया मैंने। शी वॉज माई मदर, आई टुक एडवांटेज ऑफ इट। तो पर हाँ, मैं गई और मुझे पर कॉन्सर्ट जो है वो उस टाइम में 500 यूरो मिलते थे, तो वो जोड़ के इकट्ठा करके मैंने अपने फ़्लाइट के टिकट्स जो थे उनको मैंने वापस किए, और मुझे लगता है कि वहीं से एक प्राइड जर्नी मेरी शुरू हुई, और उनकी भी। जी। अब वो सवाल जिसका दर्शकों को भी इंतज़ार है, और वो ये जानना चाहते हैं कि 2027 हमारे सामने खड़ा है। उत्तराखंड की राजनीति में जो है एक लोकतंत्र का महापर्व एक बार फिर 2027 में होगा। क्या आरुषि निशंक, एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक जो है एक आर्टिस्ट, उसके बाद एक नई भूमिका 2027 में, क्या वो राजनीति की तरफ कदम बढ़ाने वाली? मेन क्वेश्चन आया। मैं फिर यही बोलना चाहूँगी कि मैं एक बहुत छोटी इकाई हूँ। इस बात को डिसाइड तो बहुत दूर की बात है, ये बात रखने के लिए भी मैं एक बहुत छोटी इकाई हूँ। मेरा प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे आदरणीय सीएम जो है, धामी भैया जो हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे देश का जो नेतृत्व है, जिस तरीके से इतनी चीज़ों को, इतने इम्बैलेंस को भी उन्होंने खूबसूरती से संभाला है आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी, जिस तरीके से पूरे भारत को एक सुचारू संचालन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरीके की अपेक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। और हमारा काम सिर्फ एक ही है
कि हमें काम करते जाना है। और मैं फिर से एक बात बता के जाना चाहूँगी कि जब एक बैम्बो ट्री पैदा होता है ना, तो 5 साल तक आप उस बैम्बो ट्री को पानी देते रहते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये ज़मीन से ऊपर क्यों नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बीज खत्म हो गया है। 5वें साल में विद इन 6 वीक्स उसकी हाइट 24 इंच चली जाती है, 24 फीट चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बीज मतलब मर मैं उसी गया। में आना चाह रहा था कि कहीं आप अपनी राजनीतिक जमीन तो नहीं तैयार कर रही हैं। मैं जिस दिन पैदा हुई हूँ उस दिन मुझे एक बस्ता दे दिया गया है। और रही बात पिताजी के इलेक्शंस की, रही बात हमारे दिल्ली के बहुत सारे सांसद हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे भैया हैं, मेरे भाई साहब हैं। मैं सबके इलेक्शन कैंपेन्स हो और सभी लोगों के जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, लोगों से मिलना, उनके कामों को आगे करना, हम लोग हमेशा से ही करते रहे हैं। लेकिन ये मेरा परिवार है। मैंने ये काम कभी इसके लिए नहीं किया कि मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी। फिर से कहूँगी कि हम कोई नहीं है ये बात बोलने वाले, रखने वाले। बाकी ईश्वर ने जहाँ खड़ा किया है हमने उसे बहुत अच्छे से सक्षम रूप से निभाया है। बाकी ईश्वर की इच्छा। लेकिन पिता अगर निर्देश दें कि आरुषि आपको राजनीति में आना है और उत्तराखंड की सीट से लड़ना है, मुझे तो क्या आप तैयार हैं? ये तो देखिए समय ही बताएगा। बाकी नहीं, आपकी इच्छा क्या है? नहीं, हम तो हमेशा तैयार ही रहते हैं, हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वो देखा जाएगा। बट मुझे लगता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन सर्टेनली बढ़ना भी चाहिए। जी। और हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी 33% रिजर्वेशन की भी बात करी है। और हम आधी आबादी हैं बाय द वे। ये आप आधी आबादी हैं और आधी आबादी ही जो है महिला सशक्तिकरण के लिए जो है कदम बढ़ा रही हैं। Absolutely. आप जैसे जो भूमिकाएं निभा रही हैं वो महिला सशक्तिकरण की तरफ ही कदम बढ़ा रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड की महिलाओं की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, उत्तराखंड की महिला, खासकर पहाड़ की महिलाओं का जीवन बड़ा कठिनाई भरा होता है। आपको लगता है महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो धामी सरकार कार्य कर रही है उससे जो है यहाँ महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लखपति दीदी योजना पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में जो है इस पर काम हो रहा है। आपको लगता है कि अब महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन रही हैं और आगे बढ़कर आ रही हैं? जी, मुझे बिल्कुल लगता है। और मैं एक बार कहना चाहूँगी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मतलब ये है कि हम हमेशा ये सोचें कि पहला कदम दूसरा इंसान लेगा या सरकार लेगी और हम बैठ के इंतज़ार करेंगे, तो वो मेरा तरीका, मेरा रास्ता नहीं है। और मैं दूसरे लोगों को भी बोलना चाहूँगी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज आपके माध्यम से, पहला कदम खुद लीजिए। क्योंकि जब आप पहला कदम खुद के लिए लेते हैं ना, तो भीड़ आपके पीछे आके खड़ी होती है। लेकिन कभी उम्मीद मत करिए कि दूसरा आदमी आपके लिए पहला कदम लेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए मेरी उत्तराखंड की महिला बहुत सशक्त है। बात है प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पर्श गंगा के माध्यम से हो या और भी काफ़ी कामों के माध्यम से हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी मिल सके। जब हम पावर और एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो हर इंसान के लिए अलग है। मे बी मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की के लिए एम्पावरमेंट ये हो सकता है कि मुझे मेरी जॉब, मेरे प्रोफेशन को चुनने का अधिकार मिले, मुझे अधिकार मिले कि मैं खुलकर समाज में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। राजस्थान की महिला के लिए हो सकता है शायद आज मैं घूंघट हटाकर मटका लेकर अपना पानी भर के घर ला सकूं। उत्तराखंड की महिला के लिए वही वुमेन एम्पावरमेंट ये भी हो सकता है कि मैं मेरा घर सुचारू रूप से कैसे चला सकती हूँ, मेरा कितना रिप्रेजेंटेशन जो है वो समाज को बनाने में हो सकता है। तो ये बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के पाने के लिए जो सबसे बड़ा और पहला स्टेप है और जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब हम बात करते हैं, मतलब आप आर्थिक रूप से जो है वो सक्षम हो, आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जुटाने के लिए मुझे लगता है कि मेरे स्टेट को, मेरे भारत को, इस समाज को और काम करना चाहिए। और हम सभी लोग को उसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन एक आपको लगता है कि कानून व्यवस्था पर खासकर हमें जोर देना चाहिए महिलाओं को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में सख्ती हुई भी है। और सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, मैं कहूँगी कि
हर चीज़ को अगर हम, फिर वही बात है कि अगर हम दूसरों से उम्मीद करें तो कुछ कुछ जिम्मेदारियां तो हमें भी निभानी पड़ेंगी। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जब इस समाज में रेप जैसी चीज़ें होती हैं तो कई बार उसको लड़की के कपड़ों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अगेन इट कम्स टू द एजुकेशन। अगर आपने अपने घर के बच्चे को, बेटे को, अपने भाई को ये एजुकेशन दी है, ये सिविल सेंस दिया है कि भाई रात में खड़ी हुई लड़की खुली तिजोरी नहीं होती है, वो भी तुम्हारी माँ बहन जैसी है, तो दैट एजुकेशन ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कानून व्यवस्था पर डिपेंड करना इज़ वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक समाज में जो एजुकेशन है, मैं डिग्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो हम एथिक्स की बात करते हैं, मॉरल की बात करते हैं, तो वो समाज में, घर परिवारों में वो शिक्षा होना वो बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ा बदलाव जो अगर आप एक इस भूमिका में होती कि आप महिलाओं के लिए जो है एक बड़ा बदलाव ला सकें, तो बड़ा बदलाव क्या होता? मुझे हमेशा लगता है कि दो ही चीज़ें जो है हमारे समाज को, देखिए जब एक पुरुष शिक्षित होता है ना तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, जब एक महिला शिक्षित होती है ना तो एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र, सब शिक्षित होते हैं। तो मुझे लगता है जो पहला मुद्दा है वो है एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन, सबको इजीली कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, और दूसरा रोज़गार के अवसर, और जो तीसरी बहुत बड़ी जो मुद्दा है हमारे उत्तराखंड का, मुझे लगता है कि उसके लिए हम लोगों ने, इसीलिए फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बहुत सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये जो पलायनवाद हो रहा है, उस पलायनवाद को रोकने के लिए हमको कुछ मेजर स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू क्रिएट यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे हमको जो है वो रास्ते खोलने पड़ेंगे, और हम ही लोगों को खोलने पड़ेंगे। फिर से एक बार खड़े होके उसके लिए सरकार का मुंह ना देखें, वो जो उनको करना है वो कर रही है, लेकिन हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, ऐसी मेरी मुहिम रहती है। और आने वाले समय में क्या है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर, क्योंकि उत्तराखंड का टैलेंट भी जो है वो चाहता है कि मुझे यहीं रहकर काम मिले और मुझे यहाँ से बाहर जाना ना पड़े, और पलायन रोकने के लिए ये वो बड़ा कदम है, वो बड़ा स्टेप है। एक प्रोड्यूसर के तौर पर यहाँ जो है, जो यंग टैलेंट है यहाँ का, उन्हें आने वाले समय में क्या मौका मिलेगा आपके तरफ से? हिमश्री फिल्म्स जो है, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, वो अभी एक कुछ दो बड़े मीडिया हाउसेस के साथ में भी एक बड़ा कोलैबोरेशन करने जा रहा है। हमारा मुद्दा है कि हम कुछ लोकल कहानियों को लोगों तक लाना चाहते हैं, और जैसे कि हमारे उत्तराखंड की फोकलोर जो लोक कहानियाँ हैं वो बहुत फेमस हैं, तो अभी कुछ एक्स TVF टैलेंट्स के साथ मिलकर हम उन्हें डेवलप कर रहे हैं। जी स्टूडियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर हम उन कहानियों को उत्तराखंड में ला रहे हैं, शूट यहाँ करेंगे, एंड ये पैन इंडिया फिल्म्स होंगी। साथ ही साथ हम एक बड़ा स्टोरी बोर्ड भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम हिमश्री फिल्म्स के माध्यम से आप सभी लोगों से जितनी भी लोकल कहानियाँ हैं उनको हम आपसे जो है वो ईमेल पर मंगवाते हैं, और हम उनको हर हफ्ते उन कहानियों को छांटते हैं, और उनमें से बेस्ट कहानियों के जो भी राइटर्स होते हैं, कोई समबडी वांट टू प्रोड्यूसर्स, उनको हम इनवाइट करते हैं कि आपके साथ मिलकर हम काम कैसे कर सकते हैं। साथ साथ मैंने बताया हिमश्री फिल्म में कास्टिंग डिवीजन को उत्तराखंड में बहुत जल्दी ला रहे हैं, और मुकेश छाबड़ा जैसे जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं भारत के, वो मेरे बहुत अच्छे, मेरे भाई हैं, वो बड़े भाई जैसे, ऐसे काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ मिलकर एक पैनल बनाकर हम उत्तराखंड में लगातार यहाँ के टैलेंट को एक राइट प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। देखिए, ये किसी का अधिकार नहीं हो सकता है कि मुझे तो पिक्चर मिलनी चाहिए, आप कोशिश कर सकते हैं, बट एक राइट कोशिश के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश हिमश्री फिल्म कर रही है। तो मतलब राइटर्स, एक्टर्स और भी जो इनलाइन प्रोड्यूसर्स जो हो गए हैं, और जो भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाते हैं फिल्म प्रोडक्शन में, उनको मैं कहना चाहूँगा कि हिमश्री फिल्म्स को आप फॉलो कीजिए, वहीं आपको अपडेट मिलेगा। एब्सोल्युटली, वी कीप पोस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। हमको कभी कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है तो हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो उसको फॉलो करिए, उसको देखिए, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। चलिए, तो प्रोड्यूसर की बात हो गई। एज एन एक्ट्रेस आने वाले दिनों में क्या उत्तराखंड या पूरे देश को देखने को मिलेगा? मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी पिछले 8 महीने से, और इसका नाम है द बैटल ऑफ शत्रु घाट, और ये भारत की एक वीर गाथा है कि किस तरीके से एक महारानी ने जो है वो मंगोलों से भारत को बचाया, मंगोल आक्रमण होने वाला था, उससे भारत को बचाया, और उसकी पूरी कहानी, जिसके लिए मुझे
जापान जाके समुराई वे ऑफ ट्रेनिंग, तलवार भी सीखनी पड़ी। मैंने भाला सीखा, हॉर्स राइडिंग सीखी। तो एज एन एक्टर आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होता है जब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और करने को मिलती हैं। तो ये पिक्चर अभी अक्टूबर में रिलीज़ होने जा रही है। इसमें गुरमीत चौधरी हैं हमारे साथ, जो कि राम सब लोग जानते हैं। सिद्धार्थ निगम है, महेश मांजरेकर जी है, रज़ा मुराद जी, जरीना वाहब जैसे अच्छे बड़े चेहरों को देखने को आपको मिलेगा। और साथ साथ मैं कुछ साउथ की पिक्चरों पे भी काम कर रही हूँ। मलयालम फिल्म पे काम कर रही हूँ, और एक रिवेंज स्टोरी भी है जो बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ लेके आ रहे हैं, बट मैं कुछ अनाउंस नहीं कर सकती हूँ। मैं बंधी हुई हूँ, तो जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा ऑफ कोर्स आई मतलब आने वाली दिवाली फेस्टिव सीजन में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। ऑफ कोर्स वी आर ऑल सेट टू डू दैट इन मेनी वेज। अब जो है इस पॉडकास्ट में अब जो है लास्ट में जो है रैपिड फायर राउंड कर, ओह गॉड, ओके। तो उसमें एक चीज़ आपको जो है ऑप्शन को चुनना पड़ेगा और बहुत छोटे से जवाब। कथक या सिनेमा? डिफिकल्ट। सिनेमा पर कथक। सिनेमा पर कथक। ठीक है। और इसके बाद आता है उत्तराखंड या मुंबई? उत्तराखंड। कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे? बहुत मुश्किल है, पर कैमरे के सामने मैं कहना पसंद करूँगी। पॉलिटिक्स या आर्ट्स? दोनों एक ही है, वी आर क्रिएटिंग समथिंग। लेकिन अभी आप आर्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और इसके बाद आता है पिता से मिली सबसे बड़ी सीख। मुझे लगता है मैंने उनसे जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो यही सीखा है कि विनम्र रहना। और वो हमेशा कहते हैं कि जितना पेड़ लदा हुआ होता है फलों से, वो उतना ही झुका हुआ होता है। तो उनकी ये सीख मैं कभी नहीं भूलूंगी। और माँ से मिली सबसे बड़ी सीख? सूद समेत। इसके बाद आता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। मेरी कमज़ोरी, अच्छा, बट ठीक है, मैं बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे सोने को कम मिलता है, तो मुझे सोना बहुत पसंद है। ये मेरी कमज़ोरी है। जैसे मैं बहुत अच्छा सो लेती हूँ 8-9 घंटा, मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मुझे डर नहीं लगता। सिर्फ भूत से नहीं, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ओके, तो मतलब आप उत्तराखंड में जो है घूम सकती हैं। मतलब भूत का तो मैंने ऐसे बोल दिया, पर मुझे किसी परिस्थिति, किसी इंसान या किसी इवेंट से डर नहीं लगता। और एक वो सपना जो अभी अधूरा है, या आप उसे अधूरा रखना चाहती हैं सारी चीज़ें पूरी करने? नहीं, अभी तो बहुत सपने हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो धीरे धीरे सपने भी बताएंगे और पूरा होने के बाद कहानियाँ भी बताएंगे। अब आरुषि ये जानना चाहेंगे, हमने आपकी हर भूमिका की चर्चा कर ली, लेकिन होता है कि हम एक कुछ और भी ऐसा हम हमेशा सोचते रहते हैं, क्योंकि अभी दुनिया जो है किसी के लिए भी ख़त्म नहीं, वो हर कोई सपने देख सकता है। वो ऐसा कौन सा सपना है जो आप चाहती हैं कि जो है जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं वो सपना हमारा जो है पूरा होना चाहिए? ऐसे मेरे बहुत सारे सपने हैं, आई एम अ ड्रीमर। और मैं आपको, आपके दर्शकों को बोलूँगी, बी अ ड्रीमर। देखो सपने, जब देखोगे सपने तभी पूरे होंगे। पर हाँ, मेरा मरते हुए मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि मेरे मरने के बाद भी मैं कैसे ज़िंदा रहूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है, और मैं इतना काम करके जाना चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी पूरी देश दुनिया मुझे याद रखे मेरे काम के ज़रिए। जी, तो कहते हैं कि विरासत में जो आपको मिलता है वो दुनिया नहीं देखती, दुनिया देखती है कि विरासत में जो मिला है उसके बाद आप उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाती हैं। और इसी तरीके से जो है आरुषि निशंक जो हैं अपनी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, एक प्रोड्यूसर के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर, एक आर्टिस्ट के तौर पर, और एक अच्छी बेटी की तरह, और एक अच्छी बेटी की भूमिका भी वो निभा रही हैं। तो संवाद 365 में आपने अपना समय दिया, हमसे बातचीत की, अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।
तो ये थी आरुषि निशंक, जिनसे हमने एक खास बातचीत की, उनके ज़िंदगी के अनुभवों को जाना और एक सीख भी सीखी कि आगे ज़िंदगी में किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। तो संवाद 365 पर इसी तरीके की खास बातचीत आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरीके से खास मेहमान आपके लिए जो है अपनी ज़िंदगी के अनुभव आपसे साझा करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।